नमस्कार साथियों, जय माता दी, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस। दोस्तों, इन्वायरमेंट का जो ईवीएस का एग्ज़ाम होता है, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, ये हमें एक पास करना होता है। ये 50 नंबर का क्वेश्चन होता है। और दोस्तों, इसमें ज़्यादातर बच्चे जो है कम मार्क्स ला पाते हैं या फेल भी हो जाते हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, फिर उनके पास सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम देना होता है, उनके पास एक ही चांस होता है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हों। होता बेसिक चीज़ें हैं। सब लोग सोचते हैं कि यार इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना है, ईवीएस में क्या पढ़ना है, ये तो नॉर्मल है, कक्षा 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं। बट होता क्या है, जब एग्ज़ाम में लिखने की बारी आती है तो बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जो हम लोग नहीं लिख पाते हैं, और जो एग्ज़ामिनर चेक करता है तो फिर वो उन चीज़ों को माइनस कर देता है, जिससे कई लोगों के 50 में 17 नंबर से भी कम नंबर आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये ईवीएस के एग्ज़ाम और के क्वेश्चन और इसके आंसर दोनों चीज़ लेके आया हूँ, और हिंदी में है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात डिप्लोमा में एग्ज़ाम को लेकर बच्चों के मन में ये होता है, जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं, कि वो पेपर कैसे दें, है ना, हिंदी में या इंग्लिश में। कई बच्चे इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं, तो इंग्लिश ना लिख पाने के कारण क्या होता है, वो क्वेश्चन को कम ही अटैम्प्ट कर पाते हैं। जबकि अगर आपको एक मोटो बना कर चलना है कि मेरे को अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप पूरे एग्ज़ाम पेपर को पूरी तरीके से हल करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में लिख सकें। इसमें कोई भी लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। मैं यहाँ दोस्तों आपको क्लियर बता दूँ, आप हिंदी में पेपर दो या इंग्लिश में पेपर दो या हिंदी इंग्लिश मिक्स में पेपर दो, बस आप जो कंटेंट लिख रहे हो, जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो, वो अच्छे से लिखा होना चाहिए, ताकि जो चेक करने वाला टीचर है वो उस चीज़ को समझ सके कि हाँ, ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड लिखा है। पता चला आपका क्वेश्चन कुछ और है, आप लिख कुछ और रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं। आपका स्वागत है मेरे ASK फार्मेसी चैनल में। दोस्तों, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट अबाउट इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, एक्सप्लेन इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। सबसे पहले समझते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव, जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। यह तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। ये हमारा होता है इकोसिस्टम। इसमें इंग्लिश में पर समझ सकते हैं। Ecosystem is a community of different species interacting with each other and with their non-living environment। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी विभिन्न जीवों के एक दूसरे के साथ तथा उनके पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। Ecology is the study of interrelationship of different organisms। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ये भूमि पर उपस्थित पारिस्थितिकी तंत्र है। वन पारिस्थितिकी तंत्र, यह घने वनों पर मौजूद पारिस्थितिकी तंत्र है। घास के मैदान, इस तंत्र में पौधों के बजाय घास और जड़ी बूटियों पर आधारित होता है। शहरी, मनुष्य और पौधों तथा जानवरों का समुदाय। पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र, पहाड़ों पर पारिस्थितिकी तंत्र की उपस्थिति। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, यह सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र, नदियाँ, झीलें, तालाब, नहर आदि। आइए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। Biodiversity is the natural world around us and the variety of all of the different kinds of organism, plants, animal, insect, every one of these live and work
टुगेदर इन इकोसिस्टम टू मेंटेन। चलिए हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं। जैव विविधता हमारे चारों ओर रहने वाले जीव जंतु, पौधे, मानव, कीड़ों और सूक्ष्म जीवों की विविधता है। इसमें से हर एक पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने और समर्थन देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में एक साथ रहते हैं, काम करते हैं तथा संतुलन में सहायक रहते हैं। इम्पोर्टेंस, जैव विविधता की महत्व। इट इज़ इम्पोर्टेंस टू हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। यह इकोसिस्टम का वर्क अच्छा करने के लिए इसका इम्पोर्टेंस होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने का काम करता है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है सॉइल पोल्यूशन, व्हाट आर इट्स कॉज। दोस्तों मृदा प्रदूषण से तात्पर्य, मृदा प्रदूषण क्या होता है? मृदा प्रदूषण से तात्पर्य हानिकारक पदार्थों, पारिदोषिकों, प्रदूषण या रासायनिक तत्वों को जो मिट्टी पर उपस्थित मृदा प्रदूषण कहलाते हैं। मतलब दोस्तों जो मृदा प्रदूषण होता है उसमें जो रासायनिक तत्व, जो हानिकारक रासायनिक तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, जिसके वजह से हमारे मृदा प्रदूषण होता है। सॉइल पोल्यूशन रेफर्स टू कंटामिनेशन और हार्मफुल सब्सटेंस, पॉल्यूशन और केमिकल्स प्रेजेंट इन सोल। मृदा प्रदूषण के कारण इसके कॉज क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हानिकारक रसायनों को खुले स्थानों पर छोड़ देते हैं। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री हैं दोस्तों जो बहुत ही हानिकारक केमिकल्स को यूज़ करती है और उसके बाद क्या होता है कि उनको ऐसे ही वेस्ट छोड़ देती है, खुले स्थानों में डाल देती है, जिसकी वजह से क्या होता है उस जगह की जो भूमि होती है वो पूरी तरीके से जहरीली हो जाती है और डैमेज हो जाती है, जिसको हम लोग मृदा प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। सीवेज वेस्ट में कंटेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सीवरों से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जिस भूमि पर डाले जाते हैं वो उसको प्रदूषित करते हैं। फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग। दोस्तों खेती में उर्वरक और कीटनाशक का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि वहाँ की भूमि वो जो है ख़राब हो जाती है। बिना गले हुए प्लास्टिक का सामान, इनप्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। जो प्लास्टिक का मना तो वैसे भी सरकार करती है, लेकिन कई ऐसी प्लास्टिक होती हैं जो कई सालों तक ज़मीन में गड़ी रहती हैं पर वो गलती नहीं है। ऐसे ना गलने वाली प्लास्टिक जो है मृदा प्रदूषण का कारण होती हैं। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, ये भी एक भूमि मृदा प्रदूषण का कारण है। दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चौथा क्वेश्चन है डिस्कस द ह्यूमन एक्टिविटी दैट अफेक्ट बैडली द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी क्या हैं जो इकोसिस्टम को और बायोडाइवर्सिटी को बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं? आइए देखते हैं दोस्तों। मानवीय गतिविधियां जो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और जैव विविधता की हानि तथा पर्यावरण के विनाश का कारण बनती हैं वे निम्न हैं। देखें कौन कौन सी हैं। वनों की कटाई, वनों को काटना तथा कृषि भूमि बगीचों का समापन कर शहरीकरण करने के लिए वनों की कटाई इकोसिस्टम को प्रभावित करती है। दूसरा कारण है प्रदूषण। प्रदूषण एक महत्वपूर्ण कारक है जो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये सब पॉल्यूशन जो है हमारे इकोसिस्टम को बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं। तीसरा हमारा है खनन। पृथ्वी से खनिजों और सामग्री का उत्सर्जन होना, इससे इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। भूमि खुदाई, खनन, अवैध खनन जो होता है जिससे भूमि के खनिज और जो उर्वरक शक्ति हो उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और जो भूमि होती है वो बेकार हो जाती है, जो हमारे इकोसिस्टम को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। शहरीकरण और
सड़क का निर्माण। शहरीकरण दोस्तों आपने देखा होगा पहले कई जगह पे ऐसा है कि पेड़ पौधे काफ़ी थे, बट अब क्या है कि वहाँ पे विकास होता चला जा रहा है, मकान बनते जा रहे हैं, पेड़ पौधे सब गायब होते जा रहे हैं, दूर दूर तक आप देखिए कहीं पेड़ ही नहीं है। तो ये सब जो है हमारे इकोसिस्टम को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। जहाँ से सड़क, हाईवे ये सब निकल रहा है, अगर उस जगह पे पेड़ पौधे जहाँ पहले थे अब उनको हटाकर ये सब चीज़ें की जा रही हैं, तो इसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम जो है वो वहाँ से डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ मीन बाय पॉल्यूशन, द टाइप सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। क्वेश्चन है दोस्तों कि पॉल्यूशन क्या है। पर्यावरण में वह पदार्थ जिसकी उपस्थिति से पर्यावरण और जीवित जीवों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है प्रदूषण कहलाता है। मतलब आपके पर्यावरण में ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो जीवों को, जानवरों को, मनुष्यों को हानि पहुंचा रहा है वह प्रदूषण कहलाता है। स्वास्थ्य की हानि करता है वह प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के स्रोत प्राकृतिक प्रदूषण और मानव प्रदूषण, मानव निर्मित प्रदूषण। ठीक, प्राकृतिक प्रदूषण के स्रोत जंगली आग से जो धुआं होता है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें, आंधी तूफान, धूल, ये तो प्राकृतिक प्रदूषण हो गए। आंधी तूफान में क्या होता है, धूल धूल के कण जो बहुत तेज उड़ते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसेस, और जंगल में जैसे आग है तो उसका जो धुआं उसकी वजह से। मानव निर्मित प्रदूषण, इसको देख लेते हैं दोस्त साथियों। मानव निर्मित प्रदूषण से विभिन्न स्रोत शामिल हैं जो प्रदूषण के कारण बनते हैं। ये देखते हैं क्या है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट दोस्तों आपने छोटे से पढ़ रहे होंगे, आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी पढ़ा होगा, है ना। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस थ्रू विच हीट इज ट्रैप्ड नियर अर्थ सरफेस बाय सब्सटेंस नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है। यह गर्म रखने के लिए ग्रह पर एक कंबल की तरह काम करता है। जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है तो इसका कुछ भाग सतह द्वारा अवशोषित हो जाता है जबकि कुछ वापस हो जाता है। द मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2। एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि ये हमारी अर्थ पृथ्वी के चारों तरफ एक कंबल के तरीके घेरा बना लेता है जो पृथ्वी को गर्म रखने का काम करता है। तो जैसे ये सन है, सन से हमारी जो है किरणें आ रही हैं, ठीक, ऊर्जा आ रही है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ पे आके सतह पर भिड़ी, सतह पे भिड़ने के बाद क्या है, जब सन सेट होता है तो ये ऊर्जा जो एनर्जी है, किरणें हैं, ये वापस यहाँ से निकल के सौरमंडल के लिए जाती है। लेकिन जो ये हमारी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये एक तरीके का पूरा घेरा बनाए हुए हैं। इस घेरे में ही ये जो किरणें हैं, जो गैस है, जो क्या नाम है, जो ऊर्जा है वो इसमें ट्रैप्ड हो जाती है। और ट्रैप्ड होने के बाद क्या होता है कि कुछ ही ऊर्जा बाहर निकल पाती है, बाकी जो है ये हमारे पूरे पृथ्वी के अर्थ के आसपास एक कवर बना लेती है। इसको एक कवर मतलब कवर कर लेती है, एक ट्रैप्ड कर लेती है। तो इसकी वजह से जो है पृथ्वी में गर्मी मौजूद रहती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका दिखता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Describe acid rain and its cause. Acid rain is caused by a chemical reaction that begins when compounds like sulfur dioxide and nitrogen oxide are released into the air.
एसिड रेन एक प्रकार की वर्षा है जो कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx जैसी गैस ऑक्सीजन O2 तथा अन्य से मिलकर एसिड रेन का कारण बनती है। इसके कॉज क्या क्या? फॉसिल फ्यूल कंजक्शन, बिजली संयंत्र, कारखानों तथा भारी वाहनों में कोयला, तेल, गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से हवा में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं। इंडस्ट्री, औद्योगिकी, कुछ इंडस्ट्री में निर्माण तथा उत्पादन में SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट, भारी वाहन तथा पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं से SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह पर्यावरण में पहुंचकर एसिड रेन का कारण बनती है। होता क्या है कि दोस्तों, जब ये हमारी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है हमारे पर्यावरण में होती है, तो जब बारिश होती है तो ये बारिश की बूंदों के साथ रिएक्शन करके ये नीचे पृथ्वी पर गिरती है, तो वो एक एसिडिक रेन हो जाती है। ये जहाँ पे भी गिरती है वहाँ पे हमारी भूमि को भी डैमेज करती है, वनस्पति औषधियों को भी नष्ट करती है। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, नाजुक पौधे होते हैं, एसिडिक रेन की वजह से वो भी ख़राब होती है। और साथ ही साथ स्किन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। हमारी जो स्किन होती है, अगर उस स्किन में भी ये गिरती है तो वो जो है स्किन रैसेस, ये सारी चीज़ों का कारण बनती है। ठीक है दोस्तों, आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। द ओजोन लेयर is the region of the earth स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल का एक क्षेत्र, पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जो कि सतह से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित है। ओजोन का हम लोग पढ़ते हैं O3, O2 प्लस O3। यह सूर्य की यूवी किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए दोस्तों, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की क्षति कैसे होती है? मानव निर्मित रसायन जिन्हें ओजोन परत घटाने वाले पदार्थ ODS कहा जाता है, जब ये ODS समताप मंडल में पहुंचते हैं तो वे सूर्य के प्रकाश से टूट जाते हैं, जिससे क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु निकलते हैं। ये परमाणु फिर ओजोन अणुओं के साथ रिएक्शन करते हैं, परिणाम स्वरूप ओजोन का विनाश होता है। दोस्तों, जो मानव निर्मित रसायन है उसे एक ODS कहते हैं। यह ODS जब समताप मंडल पे जाता है तो ये क्या करता है, वहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु इससे निकलते हैं। ठीक, यही परमाणु जो है ओजोन अणुओं के साथ रिएक्शन करते हैं, इसके परिणाम में ओजोन का विनाश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट प्रिविजन ऑफ वाटर प्रोविजन एंड प्रोविजन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। वाटर प्रोविजन, वाटर और पॉल्यूशन एक्ट जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है? दिस एक्ट इज़ पास टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। यह एक्ट जो है पॉल्यूशन, वाटर के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये बोर्ड प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, यह अधिनियम निकायों को जल गुणवत्ता मानक निर्धारित करने का अधिकार देता है। प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन ऑफ पॉल्यूशन, यह अधिनियम प्रदूषण के निर्वहन पर रोक लगाता है। इंस्पेक्शंस
पानी का नमूना एकत्रित करना तथा जांच करना। ऑफेंस एंड पेनल्टी, दोषी पाए जाने पर अपराध तथा दंड का प्रावधान है। यह है दोस्तों वाटर एक्ट, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। अब हमारा अपना 10वां क्वेश्चन देखते हैं। What is radioactive pollution? Radioactive pollution, also known as nuclear pollution, refers to the contamination of the environment by radioactive materials. Radioactive pollution क्या होता है? Radioactive pollution के बारे में जानते हैं। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, जिसे परमाणु प्रदूषण भी कहा जाता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से पर्यावरण में प्रदूषण को बढ़ाता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने अंदर से रेडियो किरणों को निकालते रहते हैं, जो कि पर्यावरण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों प्रकार से पाया जाता है। इनमें इनके स्रोत हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन में यूरेनियम और प्लेटिनम जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस शामिल हैं। न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियार बनाने में इनका यूज़ होता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल्स, इससे भी ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल वेस्ट, रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल वेस्ट क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में यहाँ लिखा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल वेस्ट है वो होता है कि कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जो जैसे कैंसर हो गया या कई ऐसे ट्यूमर या ऐसे कैंसरस सेल्स को मारने के लिए रेडियो एक्टिव दवाइयाँ का यूज़ होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो उन दवाओं का यूज़ एक लिमिटेड पीरियड, लिमिटेड पेशेंट और लिमिटेड जगह पे ही किया जाता है। अब होता क्या है कि जो दवाइयाँ एक्सपायर कर जाती हैं डेट से, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके अंदर का रेडियो एक्टिव तत्व ख़त्म हो गया या सब्सटेंस निकल चुका है, वो रेडियो एक्टिव तत्व उनमें रहता है। तो उन फार्मास्यूटिकल्स वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, कैसे कहाँ पे उसका स्टोर करना है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इनको तुरंत हटा दिया जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाए, ये अपने अंदर से रेस छोड़ती रहती हैं। तो इनको काफ़ी इनका एक रूल होता है कि ज़मीन के अंदर कितने अंदर गड्ढा करके फिर इसको कितने साल के लिए दबाया जाता है, ताकि उनका जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो कम पड़ सके। ठीक है दोस्तों, तो ये था पॉल्यूशंस के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बना रहा हूँ, ताकि कई ऐसे बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड से होते हैं और एग्ज़ाम में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं इंग्लिश की वजह से। दोस्तों, मैंने भी ये डी फॉर्म ऐसे ही पास किया था, मैंने अपने जो भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करके ही पास किया था। और इसमें सबसे बड़े चीज़ ये होती है कि आप जो फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपका सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो वहाँ पे ये हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ पानी चाहिए बीच में कि आप इंग्लिश की वजह से कम अटेम्प्ट कर पाए। जो वहाँ पे टीचर है चेक करने वाला, वो क्वेश्चंस के आधार पे ही जो है चेक करता है कि आप बच्चे ने आंसर कैसा लिखा है। अगर आपने आंसर जो लिखा है वो बिल्कुल सही है तो कोई लैंग्वेज का इशू नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि आपको कि नहीं इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा नंबर मिलता है, हिंदी में नंबर कम मिलेगा। बट दोस्तों, जब आप क्वेश्चन ही कम अटैम्प्ट कर पाओगे तो आप कैसे नंबर गेन कर पाओगे, है ना। तो आप ये रखें, देखिए हिंदी में जो यूपी बोर्ड से बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश थोड़ा कठिन होती है, तो आप हिंदी में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से अटैम्प्ट करिए। ठीक है ना, और पूरा लिखिए, हिंदी इंग्लिश आप जितना मिक्स करके लिख सकते हैं आप लिखिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं और भी सब्जेक्ट जितने भी हैं सब्जेक्ट, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के, डिप्लोमा सेकेंड ईयर के, उन सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर हिंदी इंग्लिश में मैं प्रिपेयर करूँगा। दोस्तों साथियों, प्लीज़ आप मेरे इस फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ASK फार्मेसी ईजी टू लर्न, ये मेरा जो है हैंडल नंबर है। देखिए, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे @ASK फार्मेसी 7, तो मेरा चैनल आ जाएगा, या आस्क फार्मेसी चैनल डालेंगे तो आप मेरा लोगो देख लीजिएगा, है ना। और इजी टू लर्न लिखा है AP, आप इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं दोस्तों आपके लिए और भी ऐसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। देखिए, आप दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए ऐसे नोट्स बनाने का। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में तो आप मेरे टेलीग्राम नंबर पे मैसेज करिए, टेलीग्राम नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।
आप उस पर SMS करके मुझसे ये नोट्स बाय PDF मंगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, उसका कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम।